हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एट द रेट राज में। और आपकी सेवा में हाजिर है हमेशा की तरह आपका अपना राजकुमार। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस ग्रामेटिकल टॉपिक के साथ। आज के इस ग्रामर के सेशन में, आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वर्ब। और वर्ब के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, और आज में हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ब लेसन 2। लेसन 1 में पहले करा चुका हूं। अगर आपको वर्ब से बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो लेसन 1 को एक बार देख लीजिए। और लेसन 1 में मैंने क्या क्या पढ़ाया है उस चीज के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं मैं। अब लेसन 1 में मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने बताया था कि वर्ब क्या होता है। एक एक्शन वर्ड, ऐसा वर्ड जो भी हमें किसी कार्य या एक्शन के बारे में बताता है सेंटेंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। जैसे गो, मैंने जाना, आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम लर्निंग, आई एम टीचिंग। तो ये टीचिंग, टीच, गोइंग, गो, प्लेइंग, प्ले, ये सब क्या है, हमारी वर्ब है, क्योंकि काम के बारे में बता रहे हैं। तो उसके बाद मैंने कहा था कि वर्ब को बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं वर्ब के टाइप से, कि वर्ब के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, और किस किस तरह के टाइप में किस तरह की वर्ब्स आती हैं। ठीक है। और वर्ब्स की फॉर्म्स से, कि वर्ब्स की कितनी फॉर्म होती हैं और उन फॉर्म्स को किस किस तरीके से यूज किया जाता है, जो हम आगे पढ़ाने वाले हैं। और मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा जिक्र किया था, थोड़ा सा क्या मतलब, बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि वर्ब्स के टाइप के बारे में, कि बेसिकली वर्ब दो टाइप की होती है। वो होती है एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। कितने टाइप की होती है, दो तरह की होती है, फाइनाइट या नॉन फाइनाइट। यहां से स्टार्ट होता है वर्ब, यहां से, कि वर्ब या तो फाइनाइट होती है या नॉन फाइनाइट। और सभी की सभी वर्ब फाइनाइट भी होती हैं और नॉन फाइनाइट भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में बहुत सारी वर्ब है, उसमें से आधी फाइनाइट होती है आधी नॉन फाइनाइट, नहीं। हर एक वर्ब फाइनाइट भी हो सकती है और नॉन फाइनाइट भी हो सकती है। आई टोल्ड दैट थिंग इन लास्ट वीडियो, देन यू शुड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। क्लियर है। अब फाइनाइट वर्ब की बात करूं तो फाइनाइट वर्ब जो है दो तरह की होती है। एक बार बता देता हूं कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। ऐसी वर्ब जिस पे कभी भी, मतलब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती है। मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म में यूज होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस, कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ठीक है। उसके अनुसार जो वर्ब चेंज हो जाती है, जब वर्ब चेंज हो जाती है तो उस केस में वर्ब को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। और जब वर्ब पे सेंटेंस के सब्जेक्ट का, चाहे वो ही है, शी है, दे है, वी है, मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है, या फिर सेंटेंस में कोई भी टेंस है, पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है, वर्ब अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती। वो फर्स्ट फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में, हमेशा ऐसी ही किसी फॉर्म में रहती है। और उसको विद एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं अब, और नॉन फाइनाइट, फाइनाइट मैंने बता दिया। अब फाइनाइट कितने तरह की होती है, ये सारी फाइनाइट फैमिली है। और नॉन फाइनाइट फैमिली ये है जो वर्ब एडवांस में हम लोग पढ़ेंगे। पहले वर्ब बेसिक्स करा दूं आपको अच्छे से। अब फाइनाइट में मैंने बताया था कि दो तरह की होती है वर्ब। फाइनाइट वर्ब को हमने दो भागों में बांटा, एक मेन वर्ब्स और एक ऑक्सिलरी वर्ब्स। और ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब हेल्पिंग वर्ब। कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जिसको बोल देते हैं। तो अभी क्या है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का तो आपको पता ही है, कि जैसे ही इज प्लेइंग, तो ही इज प्लेइंग इस सेंटेंस में इज हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है। तो समझ में आ गया। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में डिफरेंस तो आप लोगों को पता ही है, और बचपन से हम फिफ्थ सिक्स क्लास से ये चीजें हमें सीखने को मिल जाती हैं। तो अब मेन वर्ब के मैंने फिर टाइप कराए थे, जो मैंने पढ़ाया था उसकी बात बता रहा हूं, जो लास्ट क्लास में मेन वर्ब बताया था कि तीन तरह का होता है। एक तो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और इम्पर्सनल। मेन वर्ब कितनी तरह का होता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और इम्पर्सनल, तीन तरह का होता है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जिस वर्ब का इफेक्ट, जिस वर्ब का इफेक्ट हमारा सब्जेक्ट पे ना वापिस आकर के ऑब्जेक्ट पे चला जाए। जैसे ही किल्ड अ स्नेक। अब किल क्या, अगर ही जो सब्जेक्ट है अगर वो किल करेगा स्नेक को तो स्नेक मरेगा, ऑब्जेक्ट मरेगा, ही खुद नहीं मरेगा। ठीक है। तो मतलब किल जो वर्ब है उसका इफेक्ट वापस ही पे नहीं आ रहा, वो स्नेक पे जा रहा है, स्नेक को मार रहा है वो। ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और इसके मैंने कुछ एग्जांपल भी कराए थे। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसका इफेक्ट वापस सब्जेक्ट पे आ जाता है, जैसे ही स्लीपिंग, वो सो रहा है। अब स्लीप कर रहा है तो ही मतलब सब्जेक्ट, तो नींद भी सब्जेक्ट को आ रही है। ही इज डांसिंग, ही इज रनिंग, ही इज गोइंग। तो इस केस में वो इंट्रांजिटिव होती है, जब वर्ब का इफेक्ट आगे ना जा करके, किसी ऑब्जेक्ट पे ना जा करके वापस सब्जेक्ट पे आ जाए, और वो सब्जेक्ट को ही इफेक्ट कर रहा है, तो उस केस में वो वर्ब इंट्रांजिटिव होती है। और फिर तीसरा मैंने बताया था कि इम्पर्सनल, ऐसी वर्ब्स
जिसको पर्सनली नहीं किया जा सकता, मोस्टली नेचुरल फेनोमेना, जैसे इट्स स्नोइंग, बारिश, ओ सॉरी बर्फबारी हो रही है, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, तो ऐसे बर्फ का गिरना, हवाओं का चलना, वर्षा का होना, बारिश का होना, तो ये सब बातें क्या होती हैं, हमारी नेचुरल फेनोमेना होती है। इम्पर्सनल, जिसको हम पर्सनली नहीं कर सकते, मैंने एग्जांपल दिया था पॉसिबल, इम्पॉसिबल। पॉसिबल मतलब संभव, उसका उल्टा इम्पॉसिबल। ऐसे पर्सनल मतलब जिसको पर्सनली किया जा सकता है, इम्पर्सनल जिसको पर्सनली नहीं किया जा सकता है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि ये तीनों वर्ब के मैंने विद एग्जांपल आपको लास्ट वीडियो में कराया था। और ट्रांजिटिव वर्ब भी दो तरह की होती है, मोनो और डाई। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब डबल। मोनो ट्रांजिटिव मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट लेने वाली, और डाई मतलब डबल ऑब्जेक्ट लेने वाली वर्ब जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, डाई ट्रांजिटिव वर्ब विद एग्जांपल आई टॉट इन द लास्ट वीडियो। उसको एक बार देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हमारी तीन तरह की होती है। प्राइमरी मतलब हैव, डू, बी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, ought to, शुड, मस्ट और वुड। और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब नीड टू, डेयर टू, यूज टू। इन सभी के बारे में हम हमारे वर्ब्स के लेसन में, आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे। लेकिन जहां पर मैंने उसको लिखा था कि टू बी कंटिन्यूड, मतलब आगे यहां से कंटिन्यू करेंगे, वो बात जो थी, मैंने सब कुछ पढ़ा के मैंने आपको बोलता कि अब एग्जाम में किस तरह की प्रॉब्लम आप वर्ब से रिलेटेड फेस करने वाले हो, वो चीजें मैंने आपको बताना स्टार्ट की थी। और मैंने कहा था कि इस वीडियो में हम उसको लेसन नंबर 2 में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मैंने कहा था कि वर्ब से चार तरह की प्रॉब्लम आती है, वर्ब टू वर्ब, वर्ब टू नाउन, वर्ब टू एडजेक्टिव एंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स को लेकर के। क्लियर है? तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ब टू वर्ब। वर्ब टू वर्ब प्रॉब्लम का मीनिंग क्या है कि एक वर्ब की जगह दूसरी वर्ब जो या तो सेम दिखती है, जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, ऐसी वर्ब को यूज करके एग्जामिनर प्रॉब्लम देता है, जबकि उनके मीनिंग बिल्कुल अलग अलग होते हैं और वो एक दूसरे की जगह यूज नहीं हो सकती हैं। ऐसी वर्ब को सेंटेंसेस में यूज करके आपके लिए एक कंफ्यूजन भरा सेंटेंस एग्जाम में देता है एग्जामिनर। जैसे अभी ये सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस, गांधी जी वाज बोर्न इन 1869। अब मैं एक वर्ब लिखता हूं और वो वर्ब है बियर, BEAR, बियर। ठीक है, BEER नहीं है, बियर वो वाली नहीं। ठीक है, BEAR। अब बियर का मतलब होता है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, बियर दो बार लिखने का अलग वो है। और बियर मैंने तो भालू भी होता है, बियर। और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है बोर। क्या होती है? बोर, बियर, बोर। और थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है बॉर्न। क्या होती है? बोर्न। क्या होती है? बोर्न। और इसकी थर्ड फॉर्म। अब यहां पर जो डिफरेंस आया ना, वो किस में आया? थर्ड फॉर्म में आया। किस में आया? यहां पर जो डिफरेंस आया वो आया थर्ड फॉर्म में। अब थर्ड फॉर्म में जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस का मतलब है कि यहां पर इन बियर का मीनिंग जो है वो अलग अलग है। एक बियर का मतलब होता है पैदा करना, ठीक है ना, पैदा करना, और पैसिव लैंग्वेज में यूज करेंगे तो पैदा होना हो जाएगा। और एक बियर का मतलब होता है सहन करना। अब इसका जो मीनिंग है वो क्या है? पैदा करना। क्या है? पैदा करना। और इसका मीनिंग क्या है, जिसकी ये वाली थर्ड फॉर्म है? इसका मतलब होता है सहन करना। क्या होता है? सहन करना। अब हम हमेशा क्या लिखते हैं कि गांधी जी पैदा हुए थे 1869 में। और अगर जो मैं इस वर्ब को यहां पर यूज कर देता हूं तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि गांधी जी सहन किए गए थे 1869 में। नहीं, वो सहन नहीं किए गए थे, तो पैदा हुए थे, उन्होंने जन्म लिया था, अवतार लिया था इस दुनिया में। तो यहां पर BORNE की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे हम BORN। कितना इजी है! बस ये है कि हम जब इस तरह की चीजों को नहीं पढ़ते हैं तो हम जल्दी जल्दी में इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स को मिस कर देते हैं, या हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा। मैंने एक बार पढ़ा तो था पर मुझे श्योर नहीं है। तो श्योर होने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस में बहुत सारे आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आगे चलते हैं। तो अभी समझ में आ गया यहां पर क्या आएगा? BORN, क्योंकि पैदा होने की बात हो रखी है। अब यहां पर दूसरे सेंटेंस की अगर जो बात की जाए तो दूसरे सेंटेंस में क्या है? यू शुडंट हैव बोर्न हर एब्यूजिव वर्ड्स। एब्यूजिव वर्ड्स मतलब गाली गलौज वाले शब्द। ठीक है, तुम्हें क्या नहीं करने चाहिए थे? पैदा नहीं करने चाहिए थे। उसके गाली गलौज वाले शब्द पैदा नहीं करने चाहिए थे। अगर ये वाला वर्ड होगा तो इसका मतलब तो पैदा करना होता है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए? सहन नहीं करने चाहिए थे। शुड हैव के साथ नोट आ गया। शुडंट हैव मतलब आपको ये काम नहीं करना। शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर जो मैं यूज करूंगा तो उसका मतलब है करना चाहिए था।
और shouldn't have या should have not यूज करूंगा तो हम उसका मतलब होता है नहीं करना चाहिए था, कोई भी हमारी वर्ब है। तो अभी क्या है, इस वर्ब के साथ, सॉरी इस हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी हमने यूज की, बोर्न, जिसका मतलब पैदा होना होता है। जबकि हमें यहाँ पे जो बात कहनी है वो सहन करने की कहनी है, और सहन करने के लिए हम लास्ट में यहाँ पर क्या यूज करते हैं, बॉर्न यूज करते हैं, सहन करने की बात हो रही है। तो क्लियर है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बियर बोर बॉर्न और बियर बोर बॉर्न में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर है, तो चलो चलते हैं। तो अभी ये बात बड़ी आसान थी, अब नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। दिस रिवर हैज फ्लोन सो मेनी टाइम्स दिस ईयर। ये वाली जो नदी है काफी बार ओवरफ्लो हो चुकी है, मतलब किनारों से बाहर इसका पानी निकल चुका है। वैसे तो मानसून में अक्सर मोस्टली नदी का पानी जो है किनारों से बाहर आ जाता है, खेतों में चला जाता है, बाढ़ भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पर बहुत बार आ चुका है, मतलब ये सारा साल बारिश होती रही है मोस्टली। दिस रिवर हैज ओवरफ्लोन सो मेनी टाइम्स दिस ईयर। तो यहां पर जो ओवरफ्लोन वर्ड लिखा है मैंने, अब यहां पे गड़बड़ है। एक वर्ड होता है आपका फ्लो, फ्लो मैंने क्या होता है, बहना। क्या होता है, बहना, नदी बह रही है, रिवर इज फ्लोइंग। अब क्या है, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, फ्लोड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चे, फ्लोड। ठीक है, तो बहने की जो थर्ड फॉर्म होती है ना वो फ्लोड होती है, और जो मैंने फ्लोन लिखा है वो किसकी थर्ड फॉर्म होती है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। अब ये बात होगी उड़ने की, इसका मतलब क्या होगा कि नदी उड़ गई, मतलब इस साल नदी बहुत बार उड़ चुकी है, तो मतलब और ज्यादा उड़ चुकी है। तो उड़ने की बात यहां पर नहीं हो रही है, यहां बहने की बात हो रही है। और बहने का अगर जो हमको लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, और प्लॉट, इस तरीके के लिखा जाएगा। तो इस तरीके के थोड़े थोड़े कंफ्यूज करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं, चाहे वो एग्जाम एनडीए का हो, सीडीएस का हो, या आपका एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का बी ग्रुप का एग्जाम हो, ए ग्रुप का एग्जाम हो, सी ग्रुप का एग्जाम हो, जिसमें भी इंग्लिश में ग्रामर के रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी जाएगी तो वर्ब से रिलेटेड इसी तरह की प्रॉब्लम आती है। तो आइए चलते हैं कुछ नए सेंटेंसेस की तरफ जो आपकी सेवा में हाजिर है। बहुत ही खूबसूरत सेंटेंसेस। शी ड्रॉन अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, उसने ड्रॉ की एक बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑन दिस वॉल लास्ट मंडे, इस दीवार पर लास्ट मंडे उसने बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर ड्रॉ की थी। अब क्या है, हमारा एक वर्ड है ड्रॉ करना। क्या होता है, ड्रॉ करना होता है। क्या होता है, ड्रॉ करना होता है। अब ड्रॉ की, अब यहां पर क्या है बच्चे, शी ड्रॉन्ड, सेकंड फॉर्म, लास्ट मंडे आ गया ना, पास्ट की बात है, लास्ट मंडे तो सेकंड फॉर्म आएगा। क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा यहां पर। अब ड्रॉन, अब ड्रॉ की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्रू, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रॉन। तो ईडी तो इसमें कहीं भी नहीं आया, तो हमने थर्ड फॉर्म की भी थर्ड फॉर्म बना दी। ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या हो रखा है, थर्ड फॉर्म की भी थर्ड फॉर्म बना। तो ड्रॉ मैंने जो होता है पिक्चर खींचना, ड्रॉ का मतलब ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए पिक्चर, तो इस तरीके से ये गलत हो जाता है। और हम अक्सर इस तरह की छोटी छोटी गलतियों को मतलब कैच नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान देना है, और वो ध्यान तभी दिया जाएगा जब हम इस तरह की वीडियोस में इस तरह के सेंटेंसेस को हम एक दो बार पढ़ लेंगे, अपनी कॉपी में नोट्स बना लेंगे, और एग्जाम के दिनों में उनको हम रिवाइज कर लेंगे, और कभी कभी उठा करके वीक में रिवाइज करते रहेंगे। और अगर जो आप एक वीडियो देखते हैं 1 आवर के और उसमें से जो नोट्स बना लेते हैं, हो सकता है आपको 15 मिनट्स फालतू लग जाए, लेकिन वो आपका टाइम उम्र भर के लिए बचाएगी, आपके सिलेक्शन तक आपका वो टाइम बचाएगी। आपको बार बार वीडियो को वॉच नहीं करना पड़ेगा, और वीडियो को बार बार वॉच करना भी नहीं है, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और जहां पे कोई पॉइंट कभी नोट्स में से भी समझ में नहीं आता तो वीडियो को वहीं से थोड़ा सा वॉच कर लीजिए, दैट्स इट। क्लियर है, तो ये समझ में आ गया। ड्रॉ, ड्रू, ड्रोन में क्या इसकी जगह हमने क्या यूज कर दिया, ईडी वाला, जो कि स्पेलिंग ही मिस्टेक है। अब कहता जॉन्स अंकल, जॉन के अंकल ड्रॉन लास्ट ईयर इन दिस रिवर, वो डूब गए थे। वो क्या हो गए थे, डूब गए थे। अब डूब गए थे, यहां पर क्या है, हमारा एक वर्ड होता है डूबने का, क्या होता है इंग्लिश, ड्राउन। ड्राउन मैंने क्या होता है, डूबना। ठीक है, और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है बेटा जी वो क्या होती है, ड्राउंड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, drowned। अब यहां पर ईडी आ गया।
अब बोलोगे सर ईडी तो यहां भी है, लेकिन ध्यान से देखो भाई, यहां पर ए है, हमको चाहिए ओ। देखो अब दोनों में गड़बड़ हो गई, ये स्पेलिंग एरर मत समझना, ये ग्रामेटिकल एरर ही है भैया। क्या है? DROWNED, ड्राउन आएगा। ड्राउन मतलब डूबना, किसी भी लिविंग बीइंग का डूब जाना ड्राउन कहलाता है। तो अब देखो छोटा सा ए और ओ की जरा सी मिस्टेक है, और उसी मिस्टेक को अगर जो आप इग्नोर कर दोगे, या आप बस जल्दी जल्दी में, क्योंकि एग्जाम टाइम में ना, जब इंसान एग्जाम देने जाता है तो वहाँ नर्वसनेस भी होती है हमारे अंदर। घर पे जब बैठ के पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, घर पे हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हमारे 200 में से 150 160 मार्क्स आते हैं, लेकिन वहां पर नर्वसनेस की वजह से वो स्कोर कई बार 15 to 20 घट जाता है। तो अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे तो आपकी जो नर्वसनेस है उस पर आप ओवरकम कर पाओगे। ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन पेपर सोल्व किया करो भाई। क्वेश्चन पेपर किस तरीके से सोल्व करने चाहिए, क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, उसकी वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, लेकिन वो सिंपल बोर्ड पे है। लेकिन आने वाले टाइम में वो और इस तरह के डिजिटल बोर्ड पे भी मैं कुछ वीडियोस और डालने वाला हूँ, जो कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएंगी। और थोड़ा सा पढ़ लो, बस 10-15 दिन की बात है, और उसके बाद आपको एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा क्या करना है हमको, अभी हमको थोड़ा सा पढ़ना है पहले, ताकि जो थोड़ा सा नॉलेज हमें आ जाएगा, फिर उसको किस तरीके से चीजों के ऑब्जर्वेशन में हमें यूज करना है। द टाइटैनिक ड्राउन्ड इन अप्रैल, फिर वही बात आ गई। अब देखो, अब यहां पे ड्राउन तो लिखा मैंने, आप कहोगे सर ये तो ठीक है, DROWNED, ड्राउंड मतलब डूबना, ठीक है, लेकिन यहां पर एक गड़बड़ है। अब एक गड़बड़ क्या है, जो ये टाइटैनिक भाई साहब है ना, ये भाई साहब नहीं है, ये जहाज साहब है। ये क्या था? शिप था। और शिप क्या होता है? नॉन लिविंग। क्या होता है? नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग में कोई भी चीज जब डूब जाती है, नॉन लिविंग में कोई भी चीज जब डूब जाती है, तो उसके लिए किसका यूज होता है? सिंक का यूज होता है। किसका यूज होता है? सिंक का यूज होता है, ड्राउन का यूज नहीं होता। और लिविंग बीइंग में, जैसे अभी मैं कहता हूं, डिड शी सिंक लास्ट मंथ इन दिस स्विमिंग पूल, क्या वो लास्ट मंथ इसी स्विमिंग पूल में डूबी थी? तो सिंक यहां पर क्या आ गया, किसके लिए यूज हो गया? शी के लिए। और सिंक किसके लिए यूज होता है? नॉन लिविंग के लिए। तो शी के लिए क्या यूज होगा? लिविंग बीइंग के लिए। किसके लिए? लिविंग बीइंग, वो कोई इंसान हो, कुत्ता हो, गधा हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, लिविंग बीइंग के लिए हम सिंक का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं? DROWN, ड्राउन, जिसकी ड्राउंड ड्राउंड सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। बड़ा आसान है यार, इतना कोई मुश्किल बात थोड़े ना है। अब देखो, डिड शी सिंक की जगह क्या आएगा? यहां पर क्या आएगा मेरे भाइयों? DROWN, यहां पर क्या आना चाहिए? ड्राउन आना चाहिए। DROWN, ड्राउन नहीं, ड्राउन। ठीक है, क्लियर है। और यहां पर क्या आना चाहिए? द टाइटैनिक सैंक, क्या आएगा? सैंक इन अप्रैल 1912, 1912 में। अब जो है ये 14 अप्रैल को 11 बजे ये सिंक मतलब डूबना शुरू हो गया था, और रात को 2:40 पे नियर अबाउट 11:15 पे डूबना स्टार्ट हो, तो 2:40 पे ये पूरा का पूरा डूब गया था, जिसमें 1500 लोगों की डेथ हो गई थी, और 750 लोग बच गए थे। बस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सब मारे गए। तो ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी मत होने देना अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में फिर गड़बड़ हो जाती है। एग्जाम में हम सोच के जाते हैं ये यार मैं कर दूंगा सारा एग्जाम, फिर वहां गड़बड़ हो जाती है। चलो छोड़ो इस बात को, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सिंक और ड्रॉन में मैंने अभी डिफरेंस जो बताया आपको, किसमें बताया? सिंक और ड्रॉन में। जो ड्रॉन होता है DROWN, वो किसके लिए यूज होता है? लिविंग बीइंग के लिए। किसके लिए यूज होता है? लिविंग लिविंग बीइंग के लिए हमारा जो वर्ड है ड्राउन यूज होता है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए हमारा जो वर्ड है वो सिंक यूज होता है। इसी तरीके से नॉन लिविंग थिंग के लिए अगर जो मैं तैरने की बात करूं तो क्या वर्ड यूज होगा? फ्लोट। और लिविंग बीइंग के लिए तैरने की बात करूं तो क्या वर्ड यूज होगा? स्विम। तो स्विम की जगह फ्लोट और फ्लोट की जगह स्विम का यूज करके भी एग्जामिनर प्रॉब्लम दे सकता है। वो तो सेंटेंस में तुरंत पहचान जाओगे कि एक लिविंग बीइंग के तैरने की बात की जा रही है, या किसी नॉन लिविंग थिंग के तैरने की बात की जा रही है। तो बड़ा ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो चलते हैं अगले कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। ओ माई गॉड, रियली वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स आर देयर। चलो देखते हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वाज फाउंड इन 1922। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ढूंढी गई थी कब? 1922 में ढूंढी गई थी। क्या बोला? क्या बोला तूने? ढूंढी गई थी
नहीं रे, ढूंढी नहीं गई थी, वो इस्टेब्लिश की गई थी। क्या की गई थी? एस्टेब्लिश की गई थी। क्लियर है? मतलब स्थापित की गई थी। अब यहां हो जाती है गड़बड़। यहाँ क्या गड़बड़ हो जाती है? हमारा एक वर्ड है फाइंड। फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फाउंड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? फाउंड। क्लियर दिख रहा है ना? फाइंड, फाउंड, फाउंड, इसका मतलब होता है पाना, या फिर ढूंढ लेना। क्लियर है? सर्च कर लेना। और एक वर्ड होता है हमारा फाउंड। क्या होता है? फाउंड। और सेकंड फॉर्म होती है बच्चे फाउंडेड। क्या होती है? फाउंडेड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? फाउंडेड। क्लियर है? ओके। अब यहां पर क्या है? फाउंडेड का मतलब होता है टू स्टेब्लिश। क्या होता है? टू इस्टेब्लिश। राइट है? क्लियर है? टू इस्टेब्लिश। क्लियर है? टू इस्टेब्लिश होता है। अब या फिर हम इसको हिंदी में बोल देते हैं स्थापित करना। क्या बोल देते हैं बच्चे? स्थापित करना बोल देते हैं। राइट है? इस्टेब्लिश करना या स्थापित करना। अब एक बात बताओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी या ढूंढी गई थी? फाइंड हुई थी या फाउंड हुई थी? सबको पता है फाउंड हुई थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सर फाउंड तो है यहाँ पे, फाउंड तो लिखा हुआ है, तो फाउंड हुई थी। अब मुझे वर्ब की फॉर्म कौन सी चाहिए? देखो, कभी भी इज एम आर वॉज वर, पहली बात तो इज एम आर वॉज वर अगर वो सेंटेंस में है तो उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो दो ही फॉर्म में आ सकती है। या तो वो आएगी आईएनजी फॉर्म में या आएगी थर्ड फॉर्म में। मतलब अगर वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो आईएनजी फॉर्म में आएगी कि यूनिवर्सिटी ढूंढ रही थी किसी और चीज को, यूनिवर्सिटी वाज फाइंडिंग समथिंग या फाउंडिंग समथिंग। क्लियर है? या यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी, इसका मतलब ये पैसिव लैंग्वेज है। मतलब ये वाला काम इस सब्जेक्ट के साथ हुआ था, इस सब्जेक्ट ने इस काम को किसी और के साथ नहीं किया था। ये काम इस सब्जेक्ट के साथ यूनिवर्सिटी के साथ हुआ था, मतलब यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया था। तो ये पैसिव लैंग्वेज होनी चाहिए। तो पैसिव लैंग्वेज होनी चाहिए। तो पैसिव सेंटेंस में आपको पता हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और हमारे इस्टेब्लिश करने की जो थर्ड फॉर्म है मेरे भाइयों, ये होती है वो फाउंडेड आएगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? तो क्या आएगा यहाँ पर? फाउंडेड आएगा। अभी समझ में आ गया कि यहाँ फाउंडेड क्यों आएगा? अब मान लो अगले सेंटेंस की बात करते हैं। एज यू टर्न राइट, जैसे ही तुम दाएं मुड़ोगे क्या होगा? यू विल फाउंड अ हाउंटेड हाउस। विल, अब ये विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। विल जब हेल्पिंग वर्ब होगा तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? बताओ मेरे बच्चों, मेरे दिल के सच्चों। फर्स्ट फॉर्म आता है। क्या आना चाहिए यहाँ पर? V1 आना चाहिए। अब V1 यहां पर आना चाहिए। अगर जो यहां पर क्या आना चाहिए? V1 आना चाहिए, तो वो कौन सा आना चाहिए? ढूंढने वाला या मिल जाने वाला, पाने वाला, या फिर इस्टेब्लिश करने वाला, स्थापित करने वाला। अब देखो, आप थोड़ा सा लॉजिकल सोचो कि जैसे ही तुम बाएं मुड़ोगे तुम स्थापित कर दोगे एक भूतिया घर। अरे भाई, बाएं मुड़ते ही घर बना देगा वो? जिन थोड़े ना हु बाबा करके बना देगा घर को, नहीं। तुम्हें मिलेगा एक भूतिया घर। जैसे तुम बाएं मुड़ोगे ना, जब जाओगे वहां पे एक भूतिया घर मिलेगा, उसे थोड़े आगे चले जाना, ऐसा मिलेगा। ऐसे तो रास्ता बताया जाता है। तो एज यू टर्न राइट यू विल फाइंड अ हॉन्टेड हाउस। यहां पर फाउंड की जगह क्या आएगा? फाइंड आएगा। यू विल फाइंड अ हॉन्टेड हाउस, तुम्हें मिलेगा एक भूतिया घर। इज क्लियर? तो चलो चलते हैं आगे इसी तरह के कुछ खूबसूरत सेंटेंसेस की तरफ, और आपकी सेवा में हाजिर हैं दो और अच्छे सेंटेंसेस, प्यारे सेंटेंसेस। अब बात करते हैं, यू शुड राइज, सॉरी, वी शुड राइज आवर वॉइस अगेंस्ट करप्शन। हमें क्या करना चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए। क्या करनी चाहिए? आवाज उठानी चाहिए, हाथ उठाना चाहिए। रेज योर हैंड, राइज योर हैंड और रेज योर हैंड। अब यहां पर दो वर्ड्स में डिफरेंस के ऊपर बात होने वाली है। एक तो राइज और दूसरा रेज। एक तो राइज और दूसरा रेज। अब राइज का मीनिंग क्या होता है?
राइज का मीनिंग जो होता है वो होता है उदय होना। क्या होता है? उदय होना। रेज का मतलब होता है उठाना। रेज योर हैंड, ऊपर करना, ऊपर करना। एक और बात बताऊं तुम्हें बड़ी अच्छी। अब मैंने आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ाया था, तो अब सोचो कि राइज कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। जैसे मैं बोलता हूं द सन राइजेज इन द ईस्ट, अगर मैं ऐसा लिखता हूं द सन राइजेज इन द ईस्ट, अगर ऐसा लिखा जाए तो इसका मतलब क्या इस राइज के बाद कोई ऑब्जेक्ट हुआ जिसको सन ने राइज किया हो? ऐसा तो नहीं। अब यहां पर सन खुद राइज हुआ है, सन खुद राइज हुआ है, तो इसका मतलब ये वाली वर्ब का इफेक्ट वापस सब्जेक्ट पे आया। और जब किसी वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट पे आए तो वो क्या होती है? इंट्रांजिटिव होती है। क्या होती है? इंट्रांजिटिव। तो राइज तो है इंट्रांजिटिव। मैं कहता हूं रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, हाथ उठाओ। जब उठाया जाएगा तो हाथ उठेगा ना, तो हाथ पे इफेक्ट जाएगा। तो अभी क्या है, रेज जो हमारा होता है ये होता है ट्रांजिटिव, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के नॉलेज से भी हम थोड़ा सा देख सकते हैं। और मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव के बाद क्या होता है, प्रेपोजिशन नहीं आता, और इंट्रांजिटिव के बाद प्रेपोजिशन आता है। कई तरीके से हम सेंटेंस में गलतियां निकाल सकते हैं। अब यहां पर इसकी बात करो तो इसके बाद वॉइस आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव है और ऑब्जेक्ट तो आना ही नहीं चाहिए। या तो यहां पर क्या आएगा, कोई प्रेपोजिशन आएगी, या फिर ये वर्ब ही नहीं आएगी। यहां पर एक ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, उदय होना और उठाने में, दोनों बातों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो यहां पर राइज नहीं आएगा, हम रेज बोलते हैं। तो मतलब काफी सारी चीजें हैं। आप मीनिंग नहीं, मीनिंग अगर आपको पता हो तो आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का पता होगा। मतलब थोड़ा सा गहराई में हम सोच सकते हैं इस चीज को। कभी भी आपसे कोई पूछे तो आप बहुत सारे रीजन बता सकते हैं कि यहाँ पे राइज ना करके रेज क्यों आएगा। ठीक है। और आपको इस तरीके की अगर जो बातें समझ में आ रही हैं तो फिर तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से। देयर इज अ शार्प रेज इन द नंबर ऑफ। अब यहां पर नाउन है, ये क्या है? वैसे तो क्या है, रेज हमारी वर्ब भी होती है, लेकिन यहां पर हमें चाहिए नाउन। रेज तो होती है वर्ब, लेकिन हमें चाहिए नाउन। अब ये राइज जो है ये नाउन भी होता है, मतलब बढ़ा, बढ़ा हुआ। शार्प रेज मतलब बढ़त, बढ़त, चढ़त, बढ़त, बढ़त मतलब बढ़ी हुई चीजें। जैसे कहता हूं महंगाई में जो है एक इंक्लाइनेशन आ गया, इंक्लाइन आ गया, बढ़त आ गई, तो इंक्लाइन को हम राइज भी बोल देते हैं। और वेरी वेरी शार्प राइज इन इन्फ्लेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां पर क्या है, देयर इज अ शार्प राइज होना चाहिए, रेज नहीं होना चाहिए। शार्प राइज था वहां पर किसमें? इन द नंबर ऑफ पीपल आउट ऑफ वर्क, लोगों की संख्या में जो कि आउट ऑफ वर्क थे, मतलब जिनके पास काम नहीं था। अगर मैं ऐसा लिखूं द सन रेजेज इन द ईस्ट, अगर मैं ऐसा लिखूं द सन रेजेज इन द ईस्ट, तो वो गलत हो जाएगा ना, कि सन उठाता है ईस्ट में। किसको उठाता है? वो तो खुद उदय होता है। उदय होने का मतलब रेज नहीं होता, उदय होने का मतलब क्या होता है? राइज होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो चलो चलते हैं आगे कुछ और अच्छे एग्जांपल्स के साथ, कुछ और अच्छी वर्ब्स का कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो आइए आपकी सेवा में हाजिर हैं तीन बड़े ही सुहाने, बड़े ही प्यारे सेंटेंसेस। द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड मी पोल्ट्री, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? सलाह देना। किस तरह की सलाह देना? किसी भी काम को करने के लिए सलाह देना, करने की सलाह देना। क्या है? करने की सलाह देना, करने की सलाह देना। ठीक है, किसी भी काम को करने की भी, दवाई लेने की सलाह देना, कि ये वाली दवाई की सलाह दी है डॉक्टर ने मुझे, ये वाली दवाई प्रिस्क्राइब की है। ठीक है। और एक होता है प्रोस्क्राइब। क्या होता है? प्रोस्क्राइब, करने पे पाबंदी लगाना, करने पे पाबंदी लगाना। ठीक है, करने से रोकना, किसी भी काम को करने से रोकना। अगर मैंने प्रिस्क्राइब किया तो काम करने के लिए बोला, और प्रोस्क्राइब किया तो काम करने से रोका। तो पहले सेंटेंस में जरा इसकी फीलिंग को समझिए, इसकी सेंस को समझिए। द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड मी पोल्ट्री बिकॉज ऑफ माई ओवरवेट, मेरे ज्यादा वजन की वजह से डॉक्टर ने क्या कहा
कि पोल्ट्री मतलब पोल्ट्री क्या होता है, मतलब अंडा मुर्गा चिकन विकन ये सब खाया करो, खूब खाया करो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे प्रिस्क्राइब किया, प्रिस्क्राइब मतलब ऐसा करने के लिए कहा, पोल्ट्री प्रिस्क्राइब की कि पोल्ट्री के जो प्रोडक्ट हैं वो आप खाया करो। अब ओवरवेट किसी बंदे का ऑलरेडी 100 kg प्लस वेट है तो डॉक्टर क्या बोलेगा, मुर्गा खाया करो एकदम पेल के बढ़िया, नहीं ऐसा नहीं बोलेगा, डॉक्टर उसको मना करेगा, भाई चिकन विकन खाना छोड़ दो नहीं तो वजन और भी बढ़ता रहेगा, वजन नॉनवेज खाना छोड़ दो। तो छोड़ने के लिए कहेगा, रुकने के लिए कहेगा, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, प्रोस्क्राइब्ड, क्या लिखेंगे, प्रोस्क्राइब्ड लिखेंगे, प्रिस्क्राइब्ड नहीं लिखेंगे। क्लियर है? तो अभी हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। द लॉ प्रोस्क्राइब्स, प्रोस्क्राइब्स दैट, लॉ क्या करता है, मना करता है। प्रोस्क्राइब क्या है, यहां पर प्रोस्क्राइब है ना, मना करता है किस चीज के लिए, कि द डॉक्यूमेंट मस्ट बी साइंड, डॉक्यूमेंट जरूर साइन होने चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस, 2 विटनेस में डॉक्यूमेंट को साइन करने से लो जो है वो मना करता है। लेकिन नहीं, कभी भी कोई केस वगैरह होता है तो वहां पर 2 विटनेस की जरूरत होती है, शादी होती है तो 2 विटनेस की जरूरत होती है, तलाक होता है 2 विटनेस की जरूरत होती है, कोई केस चल रहा है वहां पर भी विटनेस को बुलाते हैं और विटनेस की जो गवाही है उन्हीं के ऊपर केस बन जाता है, उसी के ऊपर जो है फैसला सुना जाता है। तो यहाँ पर वो इसको रोकता नहीं है, इस डॉक्यूमेंट वाले लॉ को रोकता नहीं है, इसकी सलाह देता है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोस्क्राइब नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्रिस्क्राइब आएगा। क्या आएगा, प्रिस्क्राइब। कितना आसान है, मतलब प्रिस्क्राइब प्रोस्क्राइब, ठीक है। और अपना मतलब ये क्या जो मैंने पहले कराया अभी, बियर बोर बॉर्न, ये सब बड़ा आसान है, फाइंड फाउंड 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 फाउंड, मतलब कुछ नहीं है यार, बस अब आप ध्यान से पढ़ते रहो, एकदम एकदम मस्त तरीके से आपका सब कुछ होने वाला है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड फार राइट एंड अल्ट्रा। अब सबसे बड़ी बात है प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब में, ये देखो कि किस तरह की बात के बारे में वो शब्द यूज किया जा रहा है। अगर वो चीज पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस, अगर वो चीज पॉजिटिव वे में है, वो चीज होनी चाहिए तो हम बोल देंगे प्रिस्क्राइब, या वो चीज नहीं होनी चाहिए तो हम बोल देंगे प्रोस्क्राइब। अब ये वाली जो चीज है, मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब ये देखो, एक तो फार राइट है, एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कि फार राइट होने चाहिए या फिर अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर इसका तो मीनिंग पता होना चाहिए पहले। अगर वो फार राइट की बात करूं तो फार राइट का मीनिंग होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के या किसी भी गवर्नमेंट के वो राइट जो कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब जो रूढ़िवादी होते हैं, जिसको वो चेंज करने के लिए तैयार नहीं है भाई, उनको जिसमें पार्टी का फायदा है, मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, कि मतलब जिसमें पार्टी अपना फायदा देखती है और बहुत सालों से वो जो है वो विचार, वो फार राइट जो है, फार राइट वो जो है उनके चले आ रहे हैं, तो वो चीजें, तो फार राइट का मतलब क्या होता है कि कंजर्वेटिव जो चीजें होती हैं जो आपकी किसी पार्टी किसी गवर्नमेंट की, एक तो उसको कभी अलाउ नहीं करते क्योंकि चेंज बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे अभी कंजर्वेटिव चीजें जो, एक फार राइट की बात करूं तो ऐसे लोग जिनके पास, फार राइट उन लोगों को ही बोल देते हैं जिनके पास वो अधिकार होते हैं। तो इस चीज को क्या करते हैं, इस चीज को गवर्नमेंट बढ़ावा देती है, कहते हैं हाँ भाई ये होना चाहिए, इसको रोकती है, तो गवर्नमेंट इसको रोकती है, नहीं तो कभी भी चेंजेस नहीं आएंगे पार्टी में, और चेंजेस हमेशा समय के साथ जरूरी होते हैं। अल्ट्रा नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अल्ट्रा नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ये कहते हैं कि जो हम कहते हैं वही ठीक है, हमारे हिसाब से जो भी है होना चाहिए। मतलब वो देश के लिए काम तो करते हैं, लेकिन जैसे मान लो चाइना है, चाइना में, चाइना एक तरीके से अल्ट्रा नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दूसरे देशों को किसी भी तरीके से अपने देश में मिलाना चाहती है, ठीक है ना। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो चाहती है कि ये देश भी हमारे, मतलब नेपाल भी भारत का हिस्सा हो जाए। अब चाइना चाहता है कि नेपाल भी भारत का हिस्सा हो जाए, जम्मू कश्मीर भी सॉरी चाइना का हिस्सा हो जाए, इस तरीके से चाहता है वो, लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता ना, ऐसे कैसे हो जाएगा, हलवा है क्या। तो अब क्या है, तो अब चाइना की जो ये नीति है ना, इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा नेशनलिस्ट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं ऐसी जो किसी भी कंट्री में काम करती हैं, और इस तरीके की कोई भी एक नीति भी हो सकती है, इस तरीके की सोच भी हो सकती है। तो अभी ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अब गवर्नमेंट तो इसके लिए मना करेगी। अब मना करेगी तो क्या आएगा, प्रिस्क्राइब नहीं आएगा, क्या आएगा, प्रिस्क्राइब आएगा। क्लियर है? तो भाई देखो आपका, देखो अब यहां पर 2 चीजें आपने सीखी कि फार राइट और अल्ट्रा नेशनलिस्ट क्या होता है, तो ये चीजें भी, और मतलब जहां पर आपको पॉजिटिव चीज लग रही हो कि भी सेंटेंस में जो बात बताई गई है वो होनी चाहिए तो प्रिस्क्राइब, नहीं होनी चाहिए तो प्रोस्क्राइब। अब मान लो यहां पर होता वीकनेस,
वीकनेस होता, भी मेरे अंदर वीकनेस थी इसीलिए डॉक्टर ने मुझे पोल्ट्री खाने को कहा, मना नहीं किया, तो कहेगा खाओ, पेल के खाओ, बढ़िया खाओ, डेली खाओ, तो ताकि ताकत आए। तो वहां पर प्रिस्क्राइब रहेगा, अब यहाँ पर ओवरवेट है तो यहाँ पर प्रोस्क्राइब आ गया। तो चलो चलते हैं इसी के साथ अगले कुछ सेंटेंसेस की तरफ। अब देखो, ही डिड नॉट फेल फ्रॉम हिज बाइसिकल दो इट्स फ्रंट टायर गोट पंचर। वो अपनी बाइसिकल से नहीं गिरा जबकि उसकी साइकिल का अगला टायर जो है वो पंचर हो गया था। एकदम पंचर हो जाए, टायर फट जाए तो एकदम गिर जाता है ना, बैलेंस बिगड़ जाता है। तो अभी क्या है, अब हमारे पास एक वर्ड है फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना। क्या होता है? गिरना। ठीक है, गिरना मतलब। अब फॉल क्या है, ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है, अभी बता दूंगा। एक होता है फेल। अब क्या कहोगे सर, फॉल में से ही फेल निकलता है, फॉल फेल फलन, क्या होता है? फॉल फेल, और इसका थर्ड फॉर्म क्या है? फलन। ठीक है। अब बोलोगे सर ये फेल यहां पे कैसे आ गया? अब फेल एक अलग वर्ड होता है जिसका मतलब होता है फेल्ड, और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? फेल्ड। इसका मतलब होता है गिरना। क्या होता है? गिरना। और इसका मतलब होता है गिराना, मतलब किसी और चीज को गिराना। गिरने में और गिराने में, मैं खुद गिर जाऊं या मैं किसी और चीज को गिरा दूं, दोनों कामों में बहुत फर्क है। मैं खुद गिर जाऊं, मैं गिर गया, इसका मतलब गिरने का इफेक्ट किस पे पड़ा? मुझ पे। तो गिरना क्या होता है? इंट्रांजिटिव, जब सब्जेक्ट पे वापस इफेक्ट आता है। तो गिरना ये क्या हो गया हमारा? इंट्रांजिटिव हो गया। और गिराना मतलब मैं किसी और चीज को गिरा रहा हूं, मैं सब्जेक्ट हूं, काम कर रहा हूं, किसी और चीज को गिरा रहा हूं, तो मतलब ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट जा रहा है, तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। तो इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव हो गया। अब दोनों का मीनिंग अलग अलग है, तो दोनों से सेंटेंस भी अलग अलग तरीके के बनेंगे, और थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट किया जा सकता है, आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मैं हूं ना तुम लोगों की सेवा में। ही डिड नॉट फेल फ्रॉम हिज बाइसिकल दो। अब वो नहीं गिरा, यहां पे उसने किसी को गिराया नहीं, उसके खुद के गिरने की बात हो रही है। खुद के गिरने की बात हो रही है, तो आप बोलोगे सर गिरना का मतलब ये भी होता है, फेल भी होता है, तो फेल तो ठीक है, लेकिन यहां पर बेटा डिड है। डिड अगर जो हेल्पिंग वर्ब है, तो जो मेन वर्ब है उसकी हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? पहली फॉर्म आती है। अब पहली फॉर्म गिरने की या गिराने की? यहां गिरने की बात हो रही है, गिराने की बात नहीं हो रही है, और गिरने की बात हो रही है, तो यहां पर क्या आएगा? ही डिड नॉट फॉल। वो नहीं गिरा अपनी बाइसिकल से, जबकि उसका जो फ्रंट टायर है वो क्या हो गया था? पंचर हो गया था। क्लियर है? समझ में आ गई बात? इजी है? नहीं समझ में तो एक बार फिर से देख लो, थोड़ा सा रिवाइंड करके। द वुड कटर विल फॉल ओनली वन ट्री टूडे। वुड कटर गिर जाएगा। अब फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना। इसका मतलब तो वुड कटर ही गिर गया। वुड कटर मतलब जो लकड़ी काटने वाला था, ठीक है, वो गिर गया नहीं, उसने गिरा दिया, उसने काट के गिरा दिया। ठीक है। द वुड कटर विल फॉल ओनली वन ट्री टूडे। वो गिरेगा एक पेड़ को। किसको? सिर्फ एक पेड़ को गिरेगा। तो यहां पर क्या आएगा? फेल। कहने का मतलब है, अगर जो देखो एक तरीका और भी है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव आएगा, इंट्रांजिटिव आएगा तो फाल फेल फालन आएगा। क्लियर है? इसके बाद ऑब्जेक्ट है, इसके बाद क्या है? तुरंत ओनली वन ट्री ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव होनी चाहिए, वर्ब ट्रांजिटिव होनी चाहिए, तो फेल फेल्ड फेल्ड आएगा। और विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए हमारा वर्ड क्या आएगा? फेल आएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। तो बड़ी सिंपल चीजें हैं, बस ये थोड़ा सा ना कंफ्यूज करने वाली है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अंग्रेजी भाषा जो है वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा है हमारी लाइफ में। ठीक है ना? हमारी मातृभाषा ना होते हुए भी, लेकिन हमारी जरूरत की भाषा जरूर है। तो इसके अंदर जो कंफ्यूजन पैदा करने वाली चीजें हैं उनको पढ़िए, क्योंकि आपके एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। कई बच्चे पूछते हैं सर हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, लेकिन हम तो हमें अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है। तो मजबूरी है भाई, ऑल ओवर इंडिया में ऐसी कोई भी स्टेट नहीं है, मतलब ऐसी कुछ ही स्टेट है जहां पर हिंदी बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, अच्छे से समझी जाती है। बाकी पूरी स्टेट्स की जो कॉमन लैंग्वेज है वो इंग्लिश बन गई है, जब से अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया था, तो उन्होंने एक कॉमन लैंग्वेज को बना दिया था, इंग्लिश को। सब कुछ काम धाम जो भी होता था वो या तो उस स्टेट की नेटिव लैंग्वेज में होता था या फिर इंग्लिश में। तो इसीलिए इंग्लिश हमारे अच्छे वाले एग्जाम में जो बी ग्रेड के या ए ग्रेड की जो जॉब्स हैं, ऑफिसर्स के जो है मोस्टली सारी डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में होती है। तो इस वजह से इंग्लिश का डीप नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो आपको पता है कि अगर आपने कुछ भी गलत लिख दिया
तो आपका सीनियर या जूनियर उसकी बात का गलत मतलब निकाल लेगा और गड़बड़ हो जाएगी सारी डॉक्यूमेंटेशन में। तो इंग्लिश का अच्छा नॉलेज होना जरूरी है, इसीलिए इंग्लिश का वेटेज भी आपके एग्जाम्स में अच्छा होता है। और उसको पास करने के लिए हम है ना, द मर्डरर शुड बी हंग टिल डेथ, मर्डरर को खूंटी पे टांग दो जब तक मरता नहीं। अब ऐसा क्या, शी हैंग द पेंटिंग ऑन द वॉल, उसने पेंटिंग को वॉल पे फांसी दे दी, ऐसा बोलू तो? या बोलूं मर्डरर को खूंटी पे टांग दो जब तक वो मरता नहीं, ऐसा बोलू तो क्या ऐसा बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता। अब इसमें दिक्कत क्या है, हमारे पास एक वर्ड है हैंग। हैंग मैंने फांसी पे चढ़ाना भी होता है और हैंग मैंने लटका देना, टांग देना भी होता है। अब इसकी एक फॉर्म होती है हंग और एक और फॉर्म होती है हंग। अब हैंग की एक और फॉर्म होती है हैंग, यहां पर होती है हैंग्ड और ये भी होती है एक हैंग्ड। हैंग हंग हंग और हैंग हैंग्ड हैंग्ड। अब इसका मतलब होता है लटकाना, किसी भी वस्तु को, थिंग को कहीं पे लटका देना। शर्ट, जैसे आप घर में जाते हो, शर्ट अपनी अलमीरा में शर्ट टांग, दरवाजे के पीछे जो वो हैंगर लगा होता है उसमें शर्ट टांग देते हो। और हैंग का मतलब होता है, हैंग हैंग मतलब फांसी पे चढ़ा देना, टिल डेथ। तो अभी क्या है, द मर्डरर शुड बी हंग आएगा या हैंग्ड आएगा? हैंग्ड आएगा, फांसी पे चढ़ाने के लिए यहां पर क्या है, हैंग्ड। ऐसी डिमांड करते हैं ना, अभी थे कई केस हुए थे, कई कई लोगों ने मर्डर कर दिया तो उनको डिमांड उठाई पब्लिक ने कि हाँ उनको भी एक कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी की सजा दी जाए। शी हैंग द पेंटिंग, अब पेंटिंग को फांसी पे नहीं चढ़ाया भाई, पेंटिंग को दीवार पे लटका दिया, टांग दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, हंग द पेंटिंग। सेकंड फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर है? तो हैंग हंग हंग और हैंग हैंग्ड हैंग्ड में डिफरेंस आपको पता लग गया, बड़ा ही आसान है। और इससे प्रॉब्लम आ जाती है, बताओ इतनी आसान प्रॉब्लम, बस ये है कि आपको पढ़ना है यार दिल लगा के। हाउ मेनी ट्रीज हैज ही सा टिल नाउ, कितने पेड़ उसने अब तक देखे हैं या कितने पेड़ उसने अब तक काटे हैं, दो बातें हो सकती हैं। अगर वो देखे हैं, अब सबसे बड़ी बात है ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। जब भी हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होगा तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। अब यहां पर दो थर्ड फॉर्म है, एक कहता है सी, सो, सीन। एक तो ये होती है इसका मतलब देखना, एक होता है सॉ, सॉड, सॉड। इसका मतलब होता है आरी से काटना। क्या होता है? आरी से काटना। तो अब देखो, उसने कितने पेड़ अब तक देखे हैं या फिर उसने कितने पेड़ अब तक आरी से काट दिए हैं, वो चीज। तो हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, अब देखने के लिए हम ये लगाएंगे। और अगर इन दोनों में से कोई भी आना हो तो ये तो ठीक नहीं है पक्की, तो लेकिन हमारा आएगा क्या, सॉर्ड आएगा, कि कितने पेड़ उसने अब तक आरी से काट दिए हैं। क्लियर है? तो समझ में आ गया? तो बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब जो थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात को हम पढ़ने वाले हैं, बड़ा ही मजा आने वाला है। डिफरेंस बिटवीन विंड एंड वुंड। अब देखो इनके बहुत सारे मतलब है यार। विंड मैंने हवा भी होता है, देखो विंड जो है ना, देखो तुम्हें एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। एक होता है विंड, अगर इसको बोलते हैं विंड तो इसका मतलब है हवा। अगर इसको बोलते हैं वाइंड, इसका मतलब होता है मोड़ना या टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। समझे? या तो किसी चीज को वाइंड कर देना, मोड़ देना इस तरीके से, ऐसे मान लो कोई बेंड कर देना, या फिर किसी चीज पे ऐसे लपेट देना इस तरीके से, वाइंडिंग जिसको बोलते हैं ना, मोटर वाइंडिंग होती है। तो अभी क्या, विंड मैंने हवा होता है और वाइंड मैंने क्या होता है, मोड़ देना या मुड़ा हुआ रास्ता। ठीक है? प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड कर रहा है देखो, लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन वाली बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। ठीक है? अब मैं जो तुमको बात बताने वो अलग है। अब विंड अगर जो वर्ब है, क्या है, वर्ब है, तो इसका मतलब क्या होगा, मोड़ना हो गया। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाउंड और वाउंड। क्या होती है? वाउंड एंड वाउंड। क्लियर है? अब एक वर्ड और होता है वुंड। वुंड, वुंड मतलब घाव। एक तो हो गया नाउन, घाव, चोट। एक होता है किसी को घाव लगाना, किसी को चोट मार देना, किसी को मुक्का मार के नाक तोड़ देना, मतलब वुंड कर, उसको एक घाव दे देना, तो वो भी वुंड होता है। और जब घाव देते हैं, घाव अलग जो होता है वो नाउन होता है, और घाव देना, किसी को इंजर्ड कर देना, वो क्या होता है, एक वर्ब होता है। तो यहां पर अगर जो वर्ब है तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, वुंडेड और वुंडेड। अब विंड, वाउंड, वाउंड मतलब मोड़ना,
वुंड, वुंडेड, वुंडेड मतलब घायल करना। अब ये जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं इसमें देखो कि किस तरह की, किस फॉर्म में वर्ब आएगा और कौन सा इन दोनों में से वर्ब आएगा, इन दोनों में से कौन सा वर्ब आएगा देखो जरा। ठीक है, तो अब देखो अभी समझ में तो आ गया, एक बार फिर से देख लो, ये नजर डाल लो एकदम। चलो आगे देखो, द रोड इज स्ट्रेट फॉर अ वाइल। रोड जो है थोड़ी देर के लिए तो सीधा है, एंड देन इट बिगेन्स टू विंड, और फिर उसके बाद वो मुड़ना स्टार्ट कर देता है या घाव करना स्टार्ट कर देता है, मुड़ना स्टार्ट कर देता है, मुड़ जाता है वो। मुड़ने का क्या होता है, ये वाला, तो यहां पर क्या आएगा, वाइंड। ठीक है, मुड़ जाना। हाउ डिड यू डैश हिज हैंड, तुमने उसका हाथ किस तरीके से मोड़ दिया या इंजर्ड कर दिया। अब इंजर्ड करने की मेन वर्ब कौन सी होती है, और यहां फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब है। हाउ डिड यू वुंड हिज हैंड, हाथ मोड़ने के लिए ट्विस्ट का यूज करते हैं हम, वाइंड वर्ड का यूज नहीं करते हैं। क्लियर है, वाइंड तो तार वगैरह रास्ते के मोड़ने के लिए, तार को इस तरीके से मोड़ देने के लिए गोल गोल, लूब, तो वहां पर वाइंड का यूज होता है। क्लियर है, तो समझ में आ गया, वहां पर घाव की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से तुमने इसके हाथ को इंजर्ड कर दिया। ओल्ड फैशन क्लोक्स हैव टू बी विंड, अब विंड मैंने चाबी भरना भी होता है, क्या होता है, चाबी भरना, जैसे घड़ी में हम चाबी, विंड द क्लॉक, विंड द रिस्ट वॉच, इस तरीके से, सॉरी वाइंड। तो अभी क्या है, ओल्ड फैशन क्लोक्स हैव टू बी क्या होता है, यहां पर होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए वाइंड, ये वाला वाइंड, लेकिन थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। थर्ड फॉर्म होगी तो ये वाली, क्यों होगी, क्योंकि बी के बाद या तो आईएनजी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, अभी मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था, हैव टू बी वुंड, उसको चाबी भरनी चाहिए इस तरीके से, वाइंड, वुंड, वुंड। ठीक है, ओके मैन, चलो आगे चलते हैं। हिज डैश टुक सम टाइम टू हील, उसके डैश ने थोड़ा टाइम लिया भरने में, भरेगा क्या, जख्म भरेगा, जख्म क्या का क्या इंग्लिश होता है, वाइंड या वुंड, इट्स वाइंड, इट्स वुंड नॉट वाइंड। बड़ा आसान है यार, क्या कुछ भी तो हलवा ही तो है, बिल्कुल एकदम आसान है, बस ध्यान से आपको पढ़ना है। इंग्लिश इतनी आसान लैंग्वेज है ना, द इजिएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द रियली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू लर्न। इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है, और कोई कोई अंग्रेज को बोल दो हिंदी सीख के दिखा दे, मान जाएंगे। तुम इंग्लिश को छोड़ के संस्कृत सीख के दिखा दो, मान जाऊंगा। फ्रेंच सीख के, सबसे ज्यादा आसान आप लोगों के लिए इंग्लिश सीखना है, तो बस थोड़ा सा ध्यान है। और इंग्लिश में ना हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं हम, और इसकी वजह से हमारे मार्क्स बहुत कटते हैं, क्योंकि छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप लोगों के एग्जाम में आती हैं, लेकिन वो आपको पता नहीं होता, उनमें कंफ्यूजन होता है, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो आपके दिल में आता है वो कर देते, जो आपने समाज में अक्सर पढ़ा होता है। और समाज में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अक्सर यूज करते हैं लेकिन वो गलत होती हैं। ठीक है, और अक्सर यूज करते हैं तो हमारे लिए तो ठीक होती हैं, लेकिन एग्जामिनर को पता है कि ये अक्सर चीजें जो यूज की जाती हैं ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होती हैं, और लोग इसको सही समझते हैं, और जो बच्चा अच्छे से तैयारी करके नहीं आएगा तो इसको सही समझेगा और गलती कर बैठेगा, और उसको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा, और जो बच्चे ने मेहनत किया पढ़ा है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जामिनर भी बहुत चालाक होते हैं एग्जाम बनाने वाले। देवर बैडली डैश इन द एक्सीडेंट, अब यहां पर घायल होने की बात की गई है, देवर बैडली वुंडेड इन द एक्सीडेंट, वो घायल हो गए थे। दे वर बैडली, वर्ब बी है, बी के बाद या तो आईएनजी आएगा या थर्ड फॉर्म आएगा, तो थर्ड फॉर्म आएगा, दे वर बैडली वुंडेड इन द एक्सीडेंट, वो बहुत ज्यादा घायल हो गए थे एक्सीडेंट में। तो आई होप कि आपको विंड और वुंड और वाइंड और वाउंड ये सब समझ में आ गया होगा। तो मैं फिर से बता दूं, विंड मैंने हवा, वाइंड मैंने मोड़ना या रास्ते का मुड़ना, वुंड मैंने घाव, वाइंड वाउंड वाउंड होता है, विंड हवा होती है, वुंड वुंडेड वुंडेड होता है, इसका मतलब घाव भी होता है और घाव देना भी होता है। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखो, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, अब यहाँ पर फिर से बड़ा कंफ्यूजन है। देखो कहाँ किस किस तरह की बातें यूज होती हैं, ये सब चीजें हम लोगों को ना पढ़नी है, और कोई मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से सुनना आप। अब बोलोगे सर आपने इतनी सारी वर्ब करा दी, हमारा दिमाग चकरा रहा, नहीं, आराम से वीडियो को पॉज करके चाय वाय की चुस्की लेके फिर से स्टार्ट कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राउंड मायने होता है पीसना, क्या होता है बच्चे, पीसना, पीस देना, ग्राइंड कर देना। मिक्सर ग्राइंडर होता है ना आपके घर में, ग्राइंड कर देना, मसाले पीस देना। और एक होता है ग्राउंड, ग्राउंड एक तो वर्ब होता है, ग्राउंड प्ले ग्राउंड, जो हमारा सरफेस होता है अर्थ का सरफेस, उसको हम ग्राउंड बोल देते हैं। ठीक है, जो खाली सरफेस होता है अर्थ का, उसको ग्राउंड बोल देते हैं, कैसा भी हो, खेलने का हो या कैसा भी, ग्राउंड जो खाली सरफेस है। और एक ग्राउंड का मतलब होता है किसी को नीचे लेके आना, ठीक है, ग्राउंड पे लेके आना, वो भी होता है। क्लियर है,
और ग्राउंड का मतलब देखो, फियर्स अबाउट टेक्नोलॉजिकल चेंज मे बी वेल ग्राउंड। मे बी वेल ग्राउंड यहां पर क्या है, यहां पर देखो एक वर्ड आया ग्राउंड। अब यहां पर ग्राउंड पीसने की बात होनी चाहिए, या फिर नीचे रहने की बात होनी चाहिए, या रोक देने, किसी विमान को उड़ने से रोकना, इस तरीके से भी होता है। और फियर्स अबाउट टेक्नोलॉजिकल चेंज मे बी वेल ग्राउंड क्या है कि हमारे जो फियर हैं टेक्नोलॉजिकल चेंज को लेकर के, वो शायद हो जाएंगे वेल ग्राउंड, मतलब उनको रोक दिया जाएगा। जो फियर है उसको रोक दिया, मे बी वेल ग्राउंड, अच्छे तरीके से उसको ग्राउंड पे लाना, ग्राउंड पे रखना, उसको रोकने की बात भी होता है। तो बी के बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहां पर हमारी पीसने की बात नहीं हो रही, नीचे रखने की, दबा के रखने की बात हो रही है, तो यहां ग्राउंडेड आएगा। क्लियर है? स्पाइसेस मस्ट बी ग्राइंडेड एज सुन एज पॉसिबल। अब यहां पर ग्राइंड तो है और ईडी लगा दिया, लेकिन ग्राइंड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो ग्राइंडेड नहीं होती, वो ग्राउंड होती है। ग्राइंडेड नहीं होती, ग्राउंड होती है। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। क्लियर है? तो यहां पर कभी बार थर्ड फॉर्म को अलग तरीके से चेंज करके भी एग्जामिनर प्रॉब्लम दे देता है। तो आगे चलते हैं। अब देखो तीन वर्ड है हमारे पास। एश्योर। एश्योर का मतलब होता है एक तो दावा करना, एश्योर का मतलब, और दूसरा एश्योर का मतलब होता है किसी को एश्योर करना कि कोई दिक्कत नहीं है। इंश्योर का मतलब बीमा करना, और एंश्योर का मतलब होता है कि ये चीज सुनिश्चित करना, किसी भी चीज को सुनिश्चित करना कि हाँ निश्चित है कि ऐसा ही होगा, या ऐसा मैं करने वाला हूं, या ऐसे होने वाला है। ठीक है? एश्योर का मतलब जैसे आई डैश यू दैट आई हैव बीन ऑनेस्ट अबाउट। मैं तुम्हें एश्योर करता हूं, मैं तुम्हें दावा करता हूं, या मैं तुम्हें अपनी तरफ से बिल्कुल एक पक्की बात बताता हूं कि आई एश्योर यू दैट, या तुम्हें मैं बिल्कुल एकदम दावा करता हूं, आई एश्योर यू दैट आई हैव बीन ऑनेस्ट अबाउट द मनी आई स्पेंट। मैं हमेशा ऑनेस्ट रहा हूं उस पैसे से जो मैंने खर्च किया था। क्लियर है? तो यहां पर जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? एश्योर आएगा। एश्योर का मतलब क्या होता है? किसी को अपना यकीन दिलाना, एश्योर करना। ठीक है? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं। और आगे क्या है? आई विल डैश माई कार एज रिक्वायर्ड बाई लॉ। आई, जिस तरीके से लॉ के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है, मैं उस कार को क्या करूंगा? एश्योर करूंगा? नहीं, एंश्योर करूंगा, इंश्योर करूंगा। इंश्योर मतलब उसका बीमा करूंगा। क्या करूंगा? बीमा करूंगा। तो बीमा करने की बात है तो इंश्योर आएगा। यकीन दिलाने की बात है, किसी को दावा करने की बात है तो एश्योर आएगा। और एंश्योर कब आएगा? जब सुनिश्चित करना है किसी बात को कि मैं सुनिश्चित करता हूं कि ये काम हो जाएगा। ठीक है? सुनिश्चित करने में और दावा करने में दोनों में फर्क होता है। कि मैं पैसे जोड़ रहा हूं इसीलिए मैं एंश्योर हूं, एश्योर नहीं, एंश्योर हूं कि मैं इस साल के एंड तक एक नई गाड़ी खरीद लूंगा, क्योंकि मैं पैसे सेव कर रहा हूं। देखो, ही सेव्ड मनी फ्रॉम एवरी पे चेक। जो भी उसको पे चेक मिलता था उसमें से उसने पैसा सेव किया। टू डैश, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए, ही कुड बाय गिफ्ट फॉर हिज फैमिली, वो गिफ्ट खरीद सकेगा फैमिली एट द एंड ऑफ द ईयर। ईयर के एंड में अपनी फैमिली के लिए क्या कर लेगा? वो गिफ्ट्स खरीद पाएगा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, मतलब पक्का करने के लिए उसने क्या किया? हर पे चेक में से पैसे जोड़ लिए। तो यहां पर एंश्योर आएगा। क्या आएगा? एंश्योर आएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलो आगे चलते हैं। वर्ब टू नाउन। देखो वर्ब से रिलेटेड तो मैंने वर्ब टू वर्ब तो बहुत सारी प्रॉब्लम करा दी। अब मैंने थोड़ा सा आपको कहा था कि मैं वर्ब टू नाउन भी कुछ प्रॉब्लम कराऊंगा, वर्ब टू एडजेक्टिव भी कराऊंगा। अब देखो इस अकेली वीडियो में तो सब कुछ खत्म नहीं होगा, लेकिन हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी कुछ एग्जांपल फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अब देखो, द लॉयर एडवाइज द क्लाइंट नोट टू साइन एनीथिंग। लॉयर ने क्या किया? क्लाइंट को एडवाइस दी कि साइन मत करना, दैट ही डिड नॉट रीड फर्स्ट, जिसको उसने पहले से नहीं पढ़ा है, उस चीज को, कोई भी चीज को साइन मत करना। अब सलाह दी, तो एक वर्ड होता है हमारा एडवाइज। क्या होता है? एडवाइज, एडवाइज, ज एस वाला। एक होता है एडवाइस। क्या होता है? एडवाइस, स, एडवाइस, एडवाइस, एडवाइज, एडवाइस। ये एडवाइस है, इसका मतलब होता है सलाह देना। क्या होता है? सलाह देना। और इसका मतलब होता है सिर्फ सलाह। अब ये है हमारा क्या? वर्ब। क्या है? वर्ब। और ये क्या है हमारा? नाउन। ये काम के बारे में नहीं बताता, ये सिर्फ एक संज्ञा है, नाउन। ठीक है? और ये है एडवाइस, काम के बारे में, ये काम करना, सलाह देना। तो द लॉयर एडवाइज्ड। और सबसे बड़ी बात है, नाउन की कभी फर्स्ट या सेकंड फॉर्म होती है? जैसे मेरा
जो नाम है वो राज है। अब राज की ईडी लगा दो, राज के आगे लग जाएगा, नाउन के पास तो नहीं। डोर है, डोर्ड हो जाएगा, नहीं होएगा। तो नाउन की तो सेकंड थर्ड फॉर्म होती नहीं। और सी वाला जो होता है ना, वो नाउन होता है, तो सेकंड, यहाँ तो वर्ब होना चाहिए, ईडी तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए इस तरीके से, हमें वर्ब की जरूरत है। उसने सलाह दी, लॉयर ने सलाह दी क्लाइंट को ना करने की साइन किसी भी चीज पर जो कि उसने ना पढ़ी हो। क्लियर है, समझ में आ गया? बड़ा ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस में, जो कि आपके लिए बड़ा ही सुहाना है, बड़ा मस्ताना है। योर एडवाइस इज द प्रूफ ऑफ, तुम्हारी सलाह सबूत है। ये हो गई वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तो क्या होगा, नाउन, और नाउन होगा तो क्या होगा, एडवाइस। योर एडवाइस, सलाह देने की बात नहीं कर रहा, सलाह, तुम्हारी सलाह है, सबूत किस चीज का, योर प्रैग्मेटिक अप्रोच, तुम्हारी प्रैक्टिकल अप्रोच का, एंड डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड, और विवेकी दिमाग का। डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड, इसका मतलब विवेक की दिमाग, जो अच्छे से भले बुरे का जिसको ज्ञान हो। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, हमें चाहिए नाउन, एडवाइस चाहिए, एडवाइस नहीं चाहिए। वैसे माई, योर, हिज, हर, ये एडजेक्टिव होते हैं, उनके बाद कोई ना कोई नाउन नहीं आता है, वर्ब नहीं आती है। और वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है। क्लियर है, तो चलते हैं आगे। हाँ जी, देखिए फिर से, अभी मैंने एक नाउन टू वर्ब, थोड़ा सा स्पेलिंग में डिफरेंस होने से कितना बदलाव आ जाता है, बाद में एक नाउन हो जाता है, एक वर्ब हो जाता है, एक कहीं और यूज होता है, कहीं दूसरे दूसरे तरीके से यूज होता है। तो ऐसे ही एक दूसरे की जगह घुसा करके एग्जामिनर क्या करता है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, और मैं आपको वहां से कंफ्यूजन से निकाल दूंगा। आगे चलिए। द क्वालिटी ऑफ द फूड हैज अ मेजर अफेक्ट ऑन इट्स टेस्ट। क्वालिटी जो है फूड की, फूड की क्या क्वालिटी, खाना टेस्टी वाला, हैज अ मेजर, बहुत बड़ा, क्या है, प्रभाव है, फूड की क्वालिटी का फूड के टेस्ट के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। क्या होता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो इसका मतलब प्रभाव होता है। यहां प्रभाव डालना नहीं है, प्रभाव डालने की बात नहीं है, यहां पर क्या है, वो एक प्रभाव रखता है। तो यहां पर जो वर्ड है ना, इसका मतलब प्रभाव डालना नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रभाव है। अब द वेदर में इफेक्ट, जो वेदर है में शायद प्रभाव डालेगा हमारे प्लान पर, कैंपिंग के प्लान पर। वेदर उसको प्रभावित करेगा, प्रभावित करना, प्रभाव डालना, या फिर सिर्फ प्रभाव। अब दो वर्ड है हमारे पास, एक तो है इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब प्रभाव, ठीक है, एक है अफेक्ट, इसका मतलब प्रभाव डालना। या फिर प्रभावित करना। ठीक है, या तो प्रभाव डालना है, प्रभावित करना, मतलब ये तो हमारा क्या है, नाउन है, और ये हमारा क्या है, वर्ब है। इस सेंटेंस में सिर्फ प्रभाव की बात कही है, नाउन की बात है, तो यहां पर क्या आएगा, इफेक्ट। द क्वालिटी ऑफ फूड हैज अ मेजर इफेक्ट ऑन इट्स टेस्ट। क्लियर है, द वेदर में अफेक्ट आवर प्लान, वेदर प्रभाव डालेगा या प्रभावित करेगा हमारे प्लान को। यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वैसे ही मेन वर्ब आती है, और मेन वर्ब मतलब वर्ब होगी, तो यहां पर अफेक्ट आएगा। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही मुश्किल तो नहीं है, मतलब आसान है। मुश्किल तो उन लोगों के लिए है जो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और मेरी वीडियो को अगर आप इतनी देर से देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका पढ़ाई में ध्यान है। तो आगे चलते हैं इसी के साथ, आप लोगों की सेवा में हाजिर है आपका एक और सेंटेंस। मार्था एलिसिट्स, नाउन और वो तो हो गया वर्ब। अब नाउन और एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। देखो बच्चे, मार्था, मार्था किसी लड़की का, लेडी का नाम है, थोड़ा सा एक क्रिश्चियन नेम है ये। ठीक है, मार्था इलिसिट्स डिलाइट एवरी टाइम समवन ईट्स हर कुकीज। मार्था को मिलती है खुशी, मार्था प्राप्त करती है किसको, खुशी को, डिलाइट मतलब खुशी, हर बार, हर बार मार्था को खुशी मिलती है, समवन ईट्स हर कुकीज, जब भी कोई उसकी कुकीज मतलब बिस्किट जो होते हैं वो खाता है, उसके बनाई हुई कुकीज को खाता है, तो मार्था को क्या कहता है, हाँ खुशी मेरे, इसका मतलब ये, अगर वो मेरी कुकीज को खा रहा है इसका मतलब इसको पसंद है मेरा बनाया हुआ खाना। ठीक है, एक तो ये हो गया।
कि मार्था को खुशी मिलती है। ठीक है, द पुलिस हैव ट्राइड टू इलिसिट इंफॉर्मेशन, पुलिस ने कोशिश की है इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की फ्रॉम द अरेस्टेड स्मगलर्स, जो स्मगलर अरेस्ट किए गए थे उनसे इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने की पुलिस ने कोशिश कर ली है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हमें गेट की सेंस आ रही है कि उस ही शी गेट्स डिलाइट, उसको खुशी प्राप्त होती है। पुलिस हैव ट्राइड टू गेट इंफॉर्मेशन, पुलिस ने कोशिश की है इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की। तो कभी भी एक जो वर्ड है हमारा इलिसिट नहीं, यहां पर एक वर्ड आता है एलिसिट। मैं आपको ये वर्ड क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन दोनों वर्ड्स को एक दूसरे की जगह यूज करके एग्जामिनर प्रॉब्लम दे भी चुका है आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में, और आगे भी आ सकती है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, एक टॉपिक पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स, वहां पर मैं इस तरीके के नियर अबाउट 90 to 100 और वर्ड्स कराऊंगा जो आपस में एक दूसरे की जगह यूज होते हैं, जिनके जिनके मीनिंग में और जिनके यूज में मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, और एग्जाम में इस तरह के वर्ड्स बहुत पूछे जाते हैं। तो अब देखो, द पुलिस हैव ट्राइड टू एलिसिट, अब मुझे यहां पर इस इलिसिट नहीं चाहिए। इलिसिट क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इलिसिट जो है ना, ये वाला वर्ड इलिसिट, इसका मतलब होता है इलीगल। क्या होता है, इलीगल। मतलब ये एक वर्ब भी नहीं है, ये है एक एडजेक्टिव। क्या है, एक एडजेक्टिव है भाई। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। और एलिसिट जो ये वर्ड है ना, इसका मतलब होता है टू गेट। टू गेट मतलब प्राप्त करना। क्या होता है, प्राप्त करना। प्राप्त करना जैसे इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन के लिए मोस्टली यूज होता है। या फिर रिस्पॉन्स प्राप्त करना, रिस्पॉन्स मिलना, वापस रिस्पॉन्स मिलना, या फिर सिंपैथी मिलना किसी से। इस तरीके की डिलाइट, खुशी मिलना, प्लेजर मिलना। तो इस तरीके से एलिसिट जो है, ELICIT, इसका मतलब टू गेट, प्राप्त करना। अब मुझे यहां एक वर्ब की जरूरत है कि मार्था को प्राप्त होती है खुशी। तो यहां पर मुझे इलीगल, इलीगल मतलब अवैध की जरूरत नहीं है, यहां पर हमें एक वर्ड की जरूरत है जिसका मतलब हो प्राप्त करना। यहां क्या हो जाएगा, एलिसिट्स। क्लियर है। अब ये वर्ड इसलिए बताया कि देखो प्रोनाउंसिएशन में भी लगभग लगभग सेम है, स्पेलिंग में भी लगभग लगभग सेम है, बस यहाँ पर IL और यहाँ पर E है, बाकी LICIT सेम है। तो कई बार क्या होता है, जब ये वर्ड हो जाता है और हम पढ़ते हुए तो सही प्रोनाउंसिएट करते हुए चलते हैं, तो हमें उस वर्ड का मीनिंग पता भी है, तो प्रोनाउंसिएशन में हम इतना खो जाते हैं कि हम ध्यान नहीं दे पाते। प्रोनाउंसिएशन की वजह से, प्रोनाउंसिएशन की आदत, पढ़ने की ज्यादा आदत होती है ना हमें, छोटी छोटी कमियों को फाइंड करने की आदत नहीं होती, लेकिन सीखना वही है। ठीक है, अब देखो आगे। अब मैं बात करूं, द पुलिस हैव ट्राइड टू, फिर यहां पर गेट की सेंस आ रही है, यहां पर इलीगल की सेंस नहीं आ रही, यहां पे हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो यहां पर दोनों जगह एलिसिट आना चाहिए, एलिसिट नहीं आना चाहिए। इलीगल वर्ड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता इन सेंटेंस में, इन जगहों पे आ जाए। ठीक है, तो हेनरी वाज कॉट रेड हैंडेड, हेनरी रंगे हाथों पकड़ा गया था व्हेन ही वाज स्मगलिंग द एलिसिट ड्रग, जब वो स्मगल कर रहा था एलिसिट ड्रग, मतलब इलीगल, इलीगल ड्रग को, इलीगल दवाइयों को। ड्रग का मतलब दवाइयां होता है, ड्रग का मतलब कोई भी दवाई, हम उसको ड्रग बोल सकते हैं, लेकिन नशीली दवाइयों को जो इलीगल हैं, जो कि लीगल नहीं है, जिसको सरकार ने बैन कर रखा है, ऐसी दवाइयों को वो क्या करता हुआ पकड़ा गया था, स्मगल करता हुआ। अगर उस चीज को कोई बेच रहा है या खरीद रहा है तो इसका मतलब स्मगलिंग कही जाएगी, उसको लेन देन या खरीद फरोख्त नहीं कहा जाएगा, उसको बिजनेस नहीं कहा जाएगा, उसको स्मगलिंग की जाएगी। और इलिसिट यहां पर इलीगल वर्ड आना चाहिए था, तो इलीगल का मतलब ELICIT नहीं होता, सॉरी ILLICIT, इलिसिट होता, इलीगल। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बड़ा ही आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है इंग्लिश, बस शर्ते कि आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। तो आगे चलते हैं इसी के साथ। अब इस तरह के वर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड से रिलेटेड पूरा का पूरा टॉपिक मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन वर्ब थोड़ा सा बेसिक्स जो कराने के बाद तो अच्छा नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद मैं पूरा का पूरा टॉपिक 1 और 2 क्लासेस रहेंगी उसमें, पूरे टॉपिक में, तो वो सभी में मैं ये वाले वर्ड्स फिर से आपको कराऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैं कराऊंगा और नाउन एडजेक्टिव नाउन एडजेक्टिव करूंगा तो कंफ्यूजन बहुत रहेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम इसी के साथ। और आगे में क्या है, अब आपको मैं कराने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म्स ऑफ वर्ब, रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं,
वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म का कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म को लेकर के, किस तरीके से बेसिक प्रॉब्लम आती है, किस तरीके से टेंस को लेकर के प्रॉब्लम आती है, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक आपसे इजाजत चाहता हूँ, और आई होप कि आप लोग सब मेहनत कर रहे हैं, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, हर हर महादेव।